हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लास पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। जो आज की वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सब्जेक्ट है तो कॉमन सब्जेक्ट होगा। तो देखिए, जो हमारा है अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट, ये कॉमन सब्जेक्ट ही होता है। तो अच्छा, हम इसके चैप्टर नंबर 4, इसका नाम करंट धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है। तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 को इसके पहले की वीडियो में देख लिया था। और आपको बता चलें, जो आपका जो इलेक्ट्रिकल वाले छात्र हैं उनका जो बेसिक BEE है, BEE, तो उसका जो पहला चैप्टर है इसी से रिलेटेड है। तो पहला चैप्टर भी आपका साथ साथ में तैयार हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से आप तैयारी करिए ताकि आपका दोनों चैप्टर तैयार हो जाए। बाकी देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और बाकी वीडियो शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 से इसमें हमने लिया पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोज़ लेक्चर आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, 35 क्या है कि किरचॉफ का नियम है। तो देखिए, किरचॉफ का KVL लॉ जो हमारा वोल्टता नियम है क्या होता है, या फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझ लें कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज़, तो इंग्लिश में भी चीज़ें लिखी गई हैं तो उसको भी समझ लें। तो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या होता है, तो ऑप्शन ए है इन एनी क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इन इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, या फिर हिंदी में कहें तो किसी बंद पास में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा I बराबर सिग्मा E। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन बी है कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा इन इंटू सिग्मा I आउटपुट। तो अब देखिए, यही चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है कि अलजेब्रिक सम ऑफ EMF। तो अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी ये लिखा गया है और ऑप्शन सी क्या है कि बोथ ऑफ एबव, और ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ एबव। तो उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपने अगर किरचॉफ का वोल्टता नियम, द्वितीय नियम आपने पढ़ा होगा कि क्या था कि बंद पास में धारा का प्रतिरोध का गुणनफल जो होता है विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि धारा I होता है और जो प्रतिरोध होता है इनका जो गुणनफल होता है इनका बीजगणितीय योग, और विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग जो होता है इनके योग के बराबर होता है। ये हमारा वोल्टता का नियम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। और ये वाला देखिए, जो बात लिखी गई है संधि की ओर आने वाली धारा और जाने वाली धारा, ये हमारा प्रथम नियम है। तो यहाँ पे द्वितीय नियम की बात की गई थी वोल्टता नियम की, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए क्या है कि व्हाट इज़ DC वोल्टेज। व्हाट इज़ DC वोल्टेज यानी कि DC वोल्टेज क्या है। तो ऑप्शन ए है वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट विथ टाइम, यानी कि विभव समय के साथ हमेशा स्थिर या नियत रहता है। ऑप्शन बी वोल्टेज इज ऑलवेज चेंज विथ टाइम, तो विभव समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। या फिर ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो अब देखिए, अगर हम बात करें कि DC विभव क्या होता है, तो अगर DC विभव आपने पढ़ा होगा कि जो समय के साथ स्थिर रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। जिस प्रकार से इस DC धारा होती है जो समय के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है, स्थिर ही रहता है, तो उसी प्रकार से DC वोल्टेज भी होता है, वह भी क्या करता है, समय के साथ हमेशा स्थिर रहता है। इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे 36 का ए हो जाएगा और B C रॉन्ग हो जाएंगे सारे। बाकी बढ़ते हैं 37 के। देखिए क्या है कि AC विभव क्या होता है। आप देखिए, AC विभव यानी कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। अल्टरनेटिव करंट विभव क्या होता है। ऑप्शन ए है वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट विथ टाइम, यानी कि विभव समय के साथ हमेशा स्थिर रहता है। ऑप्शन बी वोल्टेज ऑलवेज चेंज विथ टाइम, यानी कि विभव जो है समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर नन ऑफ एबव। तो अब देखिए, अगर हम इसके बाद यहाँ पे AC विभव की बात करें तो AC धारा इस प्रकार से बदलती रहती है। तो इसी प्रकार से हमारा AC विभव भी बदलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा कि विभव समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको 37 समझ में आ गया होगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्या है कि अच्छा क्वेश्चन है कि V2 बनता है। तो देखिए, V2 बनता है हमारा किस चीज़ से। ऑप्शन ए है PQRS, चार प्रतिरोध PQRS से, या फिर बैटरी से, या फिर गैल्वेनोमीटर से, या फिर ऑल ऑफ द। देखिए, अगर हम स्टोन सेटू का निर्माण करते हैं तो उसमें बैटरी भी लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर भी लगाते हैं और PQRS परिपथ भी, चार प्रतिरोध लगाते हैं, तो सारी चीज़ें लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलें वीडियोज़ को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि रेजिस्टेंस PQRS इस व्हीटस्टोन ब्रिज आर कनेक्टेड। तो व्हीटस्टोन सेतु में जो प्रतिरोध होता है PQRS वो किस चीज़ से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए है 4 प्रतिरोध PQRS एक समांतर भुजाओं की समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में होते हैं, या फिर प्रतिरोध P और Q समांतर चतुर्भुज की निकट या बगल में स्थित भुजाओं में होते हैं, या फिर प्रतिरोध R और S समांतर भुजाओं की निकट या बगल में स्थित भुजाओं में होते हैं, या फिर ऑप्शन डी आलाफ एवं या उपरोक्त सभी। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हीटस्टोन सेतु में जो प्रतिरोध होता है PQRS वो जो होता है हमारा 4 प्रतिरोध PQRS समांतर भुजाओं में होते हैं। देखिए अगर हम इस प्रकार से यहाँ पे बनाएं तो इस प्रकार से होता है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से होता है। तो सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से होगा, फिर यहाँ से जब ये आएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे आता है, फिर यहीं से होता क्या होता है यहाँ से ऐसे से यहाँ से आता है, मतलब यहाँ PQRS इस प्रकार से मतलब समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ पे ये भी बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात क्या थी कि प्रतिरोध PQ समांतर भुजाओं के निकट में होते हैं। हाँ होते हैं, PQ जो होते हैं बगल में तो स्थित होते हैं समांतर भुजाओं की, और RS भी हमारे बगल में तो स्थित होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सारी बातें सही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आलाप एवं होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था होती है, यानी कि विच इज़ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए ऑप्शन है P/Q बराबर R/S, ऑप्शन बी P/Q बराबर RQ/S, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें P/Q बराबर R/S ये हमारा संतुलन की अवस्था है। जब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, कोई धारा नहीं बहती है, तो वही हमारी संतुलन की अवस्था होती है। तो P/Q बराबर R/S। अब देखिए P/R हम लिख सकते हैं ना इसको। देखिए R को इधर ले आएंगे तो P/R हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा Q/S। तो देखिए P/R Q/S तो दोनों चीज़ों को मतलब लिखा जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट। तो बाकी बढ़ते हैं 41 की तरफ। देखिए क्या है कि इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए बैलेंस की स्थिति में, यानी कि व्हीटस्टोन संतुलन की स्थिति में क्या होता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य होता है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है या फिर धारा शून्य होती है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ शून्य होंगी, क्योंकि अगर देखिए धारा नहीं बहेगी तो विक्षेप नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों सही होगा कि उपरोक्त दोनों। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ 41 अभी आपको समझ में आया होगा। बाकी बढ़ते हैं 42 की तरफ। देखिए क्या है कि इन व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज रेशियो आर्म्स आर। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक भुजाएं होती हैं। देखिए व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक जो भुजाएं होती हैं हमारी, ऑप्शन ए P/Q, ऑप्शन बी R/S, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखिए हम बात करें अनुपातिक भुजाओं की, तो यहाँ पे जो अनुपातिक भुजाएं हमारी होती हैं वो हमारी P और Q होती हैं। कौन सी होती हैं? P और Q होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 43 की तरफ। क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु में ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो इन व्हीटस्टोन ब्रिज नॉन रेजिस्टेंस इज क्या होता है। ऑप्शन ए P/Q, ऑप्शन बी R/S, ऑप्शन सी R, ऑप्शन डी S। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ज्ञात प्रतिरोध की, तो यहाँ पे जो हमारा R होता है दोस्तों वो हमारा ज्ञात प्रतिरोध होता है, और S जो होता है हमारा अज्ञात प्रतिरोध होता है, यानी कि S का वैल्यू हमें ज्ञात करना होता है, R हमारा ज्ञात प्रतिरोध दिया गया होता है। तो इस प्रकार से 43 को आप समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं 44 क्या है कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस इज व्हीट। तो देखिए इन व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस इज, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो अभी भी हमने बात किया कि अज्ञात जो होता है यस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, और आर जो होता है ज्ञात होता है। तो बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 45 कि निम्न में से कौन सी युक्ति व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए मीटर सेतु, ऑप्शन बी कैरी फोस्टर सेतु, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस बॉक्स, या फिर ऑप्शन डी आलाफ एबव। तो अगर हम बात करें 45 के आंसर की, तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो होता है उपरोक्त सभी होते हैं हमारे, कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर मीटर सेतु भी कार्य करता है, कैरी फोस्टर सेतु भी कार्य करता है, और वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे बात करें कैरी फोस्टर की, देखिए कैरी फोस्टर जो हमारा होता है वो मीटर सेतु से अधिक इसी मतलब तुलना में, इनकी दोनों की तुलना में
ज़्यादा बेटर होता है कैरी फोस्टर वाला, तो इसको भी थोड़ा सा आप जान रहिए। तो बाकी देखते हैं 46 क्या है कि मीटर सेतु के लिए क्या आ सकता है। तो मीटर सेतु के लिए ऑप्शन ए देखिए, व्हाट इज टेल यू अबाउट मीटर ब्रिज। तो ऑप्शन ए है इट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इट कॉन्स्टेंट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंट इन वायर, इनमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार होता है। ऑप्शन सी यह अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात करने के लिए यूज होता है। आलाफ एवं अगर हम देखिए मीटर सेतु जो हमारा होता है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अज्ञात प्रतिरोध तो ज्ञात ही करता है। पहली बात तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार होता है, ये भी बात सही है। और यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी बात सही है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक एग्ज़ाम में लगाइएगा, थोड़ा सा मतलब सावधानी बरतते हुए, ताकि आंसर रॉन्ग ना होने पाए। बाकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं एग्ज़ाम में, तो फिर भी आप थोड़ा सा मतलब सतर्कता बरतिएगा ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आ पाएँ। बाकी देखिए मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो अगर मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारा होता है ऑप्शन ए है एस बराबर आर इंटू एल बाई 100 माइनस का एल। ऑप्शन बी है एस बराबर आर इंटू 100 माइनस का एल बाई एल। और यहाँ पे है सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध होता है, जो फार्मूला होता है मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र जो होता है एस बराबर होता है आर गुणे 100 माइनस का एल ब्रैकेट में और बटे में एल होता है। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला होता है। तो बाकी बढ़ते हैं, इन फार्मूले को आपको याद होना चाहिए। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या करता है मतलब इस पर बेस न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो ताकि फार्मूले याद होने चाहिए आपको, न्यूमेरिकल भी आपको हल हो जाए इससे। देखिए इसका 48 क्वेश्चन क्या है कि कैरी फोस्टर सेतु के लिए क्या सकता है। कैरी फोस्टर सेतु के लिए क्या सकता है। ऑप्शन ए यह मीटर सेतु इसका संशोधित रूप है। ऑप्शन बी यह मीटर सेतु की अपेक्षा अतिरिक्त गैप रखता है। या फिर ऑप्शन सी यह अज्ञात प्रतिरोध का मान मीटर सेतु की अपेक्षा अधिक यथार्थ देता है। ऑप्शन डी अलापीस। देखिए हमने अभी बताया था कि मीटर सेतु की अपेक्षा कैरी फोस्टर जो सेतु होता है वो काफ़ी बेहतर होता है और इसका संशोधित रूप होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है। और अपेक्षा अधिक गैप रखता है तो इसीलिए ये भी सही है। और अज्ञात प्रतिरोध का मान अपेक्षा मीटर सेतु की अपेक्षा अधिक यथार्थ देता है, तो इसीलिए यहाँ पे सी वाला भी सही है। तो कहने मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो बाकी बढ़ते हैं 49 की तरफ। देखिए क्या है कि फार्मूलाज फॉर अननोन रेजिस्टेंस इन कैरी फोस्टर सेतु। देखिए कैरी फोस्टर सेतु अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो ऑप्शन ए इसमें यहाँ पे सही होगा कि एस माइनस आर L1 माइनस L2 इंटू आर। और ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर की बात की गई है, जो कि स्मॉल आर हमारा कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि विभव मापी के लिए क्या सत्य है। व्हाट इज ट्रू फॉर पोटेंशियोमीटर। तो ऑप्शन ए इट इज़ आइडियल वोल्टोमीटर। ऑप्शन बी इट इज़ मेजर EMF, इट इज़ मेजर ऑफ EMF ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट। या किसी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में मापता है। या फिर इट बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड या शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। और ऑप्शन डी अलापदीस। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे विभव मापी के लिए, तो यहाँ पे या आदर्श वोल्ट होता भी है और या विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में मापता है और यहाँ पे शून्य विक्षेप विधि पर भी आधारित है। तो इसलिए यहाँ पे आलाप है बहुत सही हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो देखिए 51 क्या है कि विभव मापी के उपयोग हैं। देखिए विभव मापी के क्या क्या उपयोग हैं। ऑप्शन ए किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। ऑप्शन बी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। ऑप्शन सी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। ऑप्शन डी अलापदीस। देखिए अगर हम यहाँ पे विभव मापी के उपयोग की बात करें तो यह विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में भी काम आता है और दो सेलों के मध्य विद्युत वाहक बल की तुलना करने में भी काम आता है और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान भी ज्ञात करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, आलाप एबव। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ कि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध बनाए जाते हैं। देखिए कार्बन मिश्रण जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं ना, तो उसमें कार्बन के बनते हैं और सिरेमिक के बनते हैं। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बाकी बढ़ते हैं 53 की तरफ। देखिए क्या है कि रेंज ऑफ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस इज
कार्बन मिश्रण प्रतिरोध की परास क्या होती है। तो कार्बन मिश्रण की बात कर रही है, तो बात की जा रही है कि प्रतिरोध की परास क्या होती है। तो ऑप्शन है 10 से 100 ओम, 10 ओम से 1 किलो ओम, 1 ओम से 1 मेगा ओम, और ऑप्शन डी है कि 1 ओम से क्या है यहाँ पे कि 22 मेगा ओम। तो अब यहाँ पे इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या है कि यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग लाल, नारंगी, लाल, सिल्वर है तो इसका प्रतिरोध का मान होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, अच्छे से याद करिएगा कि यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोड लाल, नारंगी, लाल, सिल्वर है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 23 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ऑप्शन बी 23 ओम प्लस माइनस 10%, ऑप्शन बी 23 मिली ओम प्लस माइनस 10%, ऑप्शन डी 2.3 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 23 हर जगह पे है, और यहाँ पे 10 हर जगह पे केवल मात्रक का फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है सिल्वर लाल, नारंगी, लाल, सिल्वर का वो 2.3 किलो ओम प्लस माइनस 10% होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करिएगा। बाकी फिर देखते हैं 55 क्या है कि यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोड पीला, लाल, काला, गोल्डन है। तो देखिए रंग कोड पीला है, लाल है, काला है, गोल्डन है, तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। ऑप्शन है 42 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ऑप्शन बी 42 ओम प्लस माइनस 5%, ऑप्शन सी 42 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, ऑप्शन डी 42 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो अब देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 ओम प्लस माइनस 5% हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 तरफ। देखिए क्या है कि यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग भूरा, लाल, पीला है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ऑप्शन 120 किलो ओम प्लस माइनस 20%, ऑप्शन बी 120 किलो ओम प्लस माइनस 20%, ऑप्शन सी 12 मिली ओम प्लस माइनस 20%, ऑप्शन डी 1.2 किलो ओम प्लस माइनस 20%। देखिए अगर लाल हमारा भूरा, लाल, पीला होता है ना, तो इसका जो प्रतिरोध का मान होता है 120 किलो ओम प्लस माइनस 20% होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। देखिए क्या है 57 की यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोड पीला, लाल, काला, भूरा, पीला, लाल, काला, भूरा, गोल्डन है तो इसके प्रतिरोध का मान होगा। तो ऑप्शन है 42 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ऑप्शन बी 420 ओम प्लस माइनस 5%, ऑप्शन सी 42 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, ऑप्शन डी 4.2 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो यहाँ पे जो हो जाएगा लाल, पीला, लाल, काला, रंग, भूरा रंग गोल्डन के लिए 4.2 किलो ओम प्लस माइनस 5% होगा। तो बाकी बढ़ते हैं 58 की तरफ। देखिए क्या है कि यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग गोल्डन, लाल, भूरा, लाल, पीला, गोल्डन है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। लाल, भूरा, लाल, पीला, गोल्डन है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। ऑप्शन 212 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ऑप्शन बी 120 ओम प्लस माइनस 5%, ऑप्शन सी 2.12 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्या है कि यदि आर प्रतिरोध के किसी चालक में धारा आई समय टी के लिए प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो देखिए आर प्रतिरोध के किसी चालक में आई समय में टी के लिए धारा आई समय टी के लिए प्रवाहित हो रही तो उत्पन्न ऊष्मा का पूछ रहा है, यानी कि एच का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए एच बराबर हमारा आई स्क्वायर आर टी भी होता है, आई स्क्वायर आर टी भी होता है, और एच बराबर हमारा क्या होता है, आर टी भी होता है, और एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर टी भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे तीनों फार्मूले होंगे। तो इसीलिए सॉरी यहाँ पे क्या हो गया कि क्या पूछ रहा है कि यदि आर प्रतिरोध के किसी चालक में धारा आई टी समय के लिए प्रवाहित हो रही है, यानी देखिए धारा आई और टी समय के लिए प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। सी बराबर क्या देखिए एच बराबर क्या होता है, ऊष्मा बराबर क्या होता है हमारा कि क्या कहते हैं धारा और क्या होता है समय का गुणनफल जो होता है ऊष्मा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ कि किसी परिपथ में वह ऊर्जा
वे विद्युत ऊर्जा सूत्र दी जाती है, यानी किसी परिपथ में वह विद्युत ऊर्जा सूत्र से दी जाती है। तो ऑप्शन ए है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी आई टी। ऑप्शन डी एच बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर, और ऑप्शन डी आल ऑफ। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि किसी परिपथ में वह विद्युत ऊर्जा किस सूत्र से दी जाती है। तो ऑप्शन ए है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इससे भी होता है एच बराबर आई वी टी, और यहाँ पे होता है एच बराबर वी स्क्वायर टी बाई आर। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही होंगे, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। तो बढ़ते हैं 61 की तरफ कि किसी परिपथ की शक्ति दी जाती है। देखिए किसी परिपथ की शक्ति दी जाती है तो किस फार्मूले से देंगे, तो पी बराबर है हमारा आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर, पी बराबर वी आई, और डी है आल ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे जो होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर भी होता है, पी बराबर वी इंटू आई होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। और ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे क्या होता है न्यूमेरिकल पूछ लेता है कभी कभी, तो इसीलिए फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बाकी देखते हैं 62 क्या है कि किलोवाट घंटा kWh मात्रक है। तो किलोवाट आवर्स जो यूनिट है किसकी है, तो ऑप्शन ए है विद्युत शक्ति की, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा की, ऑप्शन सी बोथ ऑफ यानी दोनों की, और ऑप्शन सी अगर हम बात करें यहाँ पे कि नन ऑफ उपरोक्त तो कोई नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो 62 हमारा ये क्वेश्चन है ना कि किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो हमेशा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, और शक्ति का हमारा वाट ही होता पता ही है। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्या है कि 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर। तो देखिए एक के AWH जो हमारा बराबर होता है 1 जूल के, या फिर 10 की घात 3 जूल के, या फिर 10 की घात 6 जूल के, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के होता है। तो देखिए यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के होगा हमारा 1 किलोवाट घंटा। तो आपने पढ़ाई होगा थ्योरी में तो समझ सकते हैं। देखते हैं 64 क्या है कि व्यय विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मान होता है। देखिए व्यय विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मान होता है, ऑप्शन ए जूल होता है, ऑप्शन बी किलो वाट आवर होता है, ऑप्शन सी वाट होता है, या फिर ऑप्शन डी किलो वाट होता है। देखिए व्यय विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक जो मान होता है हमारा किलो वाट आवर होता है। क्या होता है, किलो वाट आवर होता है। तो किलो वाट आवर यूनिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि एक अश्व शक्ति HP किसके बराबर, हार्स पावर किसके बराबर होता है। तो आपको पता है 746 वाट का होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 746 वाट राइट हो जाएगा। 1100 और एक सब सारे रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ पे 1746 वाट सही होगा। तो 66 देखिए क्या है कि यदि किसी परिपथ में 200 वोल्ट पर 5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ की शक्ति की गणना कीजिए। तो अब देखिए यदि किसी परिपथ में 200 वोल्ट पर 5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो शक्ति की गणना होगी ना तो क्या होगी, देखिए 200 वोल्ट है और यहाँ क्या यहाँ पे 5 वाट है। अब देखिए परिपथ में क्या करना है, शक्ति पी की गणना करना है। तो पी बराबर हमारा क्या होता है, तो पी बराबर हमारा होता है बी इंटू आई होता है। आपको पता ही है फार्मूले से, अगर आपको नहीं पता दिखा देते थोड़ा सा। अभी हमने फार्मूला आपको दिखाया था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे पी बराबर बी इंटू आई, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे तो हम वहाँ पे आई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था कि आई न्यूमेरिकल था 66 की यदि किसी परिपथ में 200 वोल्ट पर 5 एम्पियर, यानी कि पी का वैल्यू दिया गया 200 वोल्ट और आई का वैल्यू दिया गया है 5, तो परिपथ में शक्ति की गणना करना है। तो देखिए शक्ति की गणना करना हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी बराबर हमारा क्या होता है भी इंटू आई होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्ट है भी का मान दिया गया है, सॉरी विभवांतरक मात्रा वोल्ट होता है ना, तो भी का मान दिया गया है। तो पी बराबर हमारा होता है भी इंटू आई, तो भी का वैल्यू रखेंगे, आई का वैल्यू रखेंगे। जब दोनों को गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1000 वाट शक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पी बराबर बी इंटू आई का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यही आएगा दोस्तों, तो आप कर लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्या है कि यदि 2 किलोवाट का एक उपकरण 10 घंटे तक चलाया जाता है तो वह विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है, kWh में करनी है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 10 घंटे तक चलाया जा रहा है 2 किलोवाट हावर का एक उपकरण है। तो आप यहाँ से फार्मूले को लगाएंगे विद्युत ऊर्जा वाले का, तो यहाँ पे आप जब फार्मूला लगाएंगे ना तो यहाँ पे 20 किलोवाट हावर 20 यूनिट आ जाएगी, यानी कि 20 यूनिट आएगी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी इसको कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि विद्युत ऊर्जा रूपों में श्रेष्ठ क्यों है। तो विद्युत ऊर्जा अगर ऊर्जा के रूप में है तो श्रेष्ठ क्यों है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा के उपयोग से कोई हानिकारक उत्पाद नहीं उत्पन्न होता है, विद्युत ऊर्जा का संचरण बड़ी आसानी से किया जाता है,
या फिर ऑप्शन सी क्या है कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग बहुत ही सरलता तथा दक्षता से किया जाता है। ऑप्शन डी सभी। देखिए विद्युत ऊर्जा का हम उपयोग आसानी से करते हैं, इससे कोई हानि नहीं होती, इसीलिए ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें इसमें सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। तो देखते हैं 69 क्या है कि विद्युत शक्ति क्या है। ऑप्शन ए है विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य, विद्युत स्रोत द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य, उपरोक्त दोनों। अब देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत शक्ति जो होती है हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे कि विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य होता है। क्या होता है, विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य नहीं होता, क्योंकि विद्युत शक्ति जो होता है एकांक समय में किया गया कार्य होता है, कि एकांक समय में किया गया कार्य, इसीलिए ऑप्शन भी राइट होगा। बाकी बढ़ते हैं 70 तरफ। देखिए क्या है कि किसी उपकरण पर 250 वोल्ट और 125 वाट लिखा है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, तो आपको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ पे आप आर का वैल्यू याद कर लेंगे, तो इसीलिए आर का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 500 ओम आ गया। तो आप लगाएंगे फार्मूले को तो आपका वैल्यू आ जाएगा। बाकी बढ़ते हैं 47 की तरफ। क्या है कि 1 किलो वाट के उपकरण में 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर बहने वाली धारा का मान कितना होगा। तो अब देखिए 1 किलो वाट के उपकरण में 250 वोल्ट का यदि विभवांतर लगाएंगे ना, बहने वाली धारा का जो मान होगा हमारा 4 एम्पियर हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्या होगा कि चालक में धारा बहने से ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। देखिए चालक में यदि धारा का बहाव हो रहा है तो ऊष्मा हमें क्यों उत्पन्न हो रही है बताना है। चालन के ऑप्शन है, चालन के परमाणु से टक्कर के कारण परमाणु अपनी ऊर्जा खो देते हैं, या फिर चालन के परमाणु से टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं, या फिर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही अपनी गतिज ऊर्जा खोएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा और ये वाला होगा नहीं। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, तो जितने क्वेश्चन थे हमने करा दिए हैं। 72 क्वेश्चन कराए हैं लगभग। तो इसके पहले पार्ट 1 में और इसको पार्ट 2 को मिलाकर 72 क्वेश्चन कराए, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को चेक कीजिए। बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।